नमस्कार। हम भारतीय संघवाद का अध्ययन कर रहे थे। उसके संदर्भ में हमने ये जाना था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान ही हमने संघवाद की प्रवृत्ति भारत में विकसित हुई, जो 1919 में द्वैत शासन से लेकर 1935 में प्रांतों के विधिक और पृथक पहचान तक स्थापित रही। और उसके बाद भारत ने संघवाद को एक आवश्यक तत्व के रूप में अपने संविधान में जगह दी। यही वजह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये स्पष्ट घोषणा करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया भारत डेट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो भारत राज्यों का एक संघ है, परंतु कैसा संघ है? ये संघ या भारतीय संघात्मक व्यवस्था अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था से अलग है। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था जो अस्तित्व में आई और अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था को आधुनिक संघवाद, अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक भी कहा जाता है। न्यूमैन ने यही बात कही थी कि जिस तरह ब्रिटेन की संसद को दुनिया की सभी संसदों की जननी कहा जाता है, उसी तरह अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था को, अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था का पिता माना जाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था इस रूप में महत्वपूर्ण है कि ये बड़े और विशालकाय देशों में जहाँ विविधताएं मौजूद होती हैं उनमें अपनाया जाता है। तो संघवाद इस रूप में महत्वपूर्ण है भारतीय संदर्भ में अध्ययन कि मैंने आपको कहा था कि संघ का अर्थ है संघवाद या संघात्मक व्यवस्था वे व्यवस्था है जिसमें शासन को 2 स्तरों पर बांटा जाता है। और ये बांटने का तरीका अलग अलग देशों के संघात्मक अनुभवों के अनुसार अलग अलग है। जैसे भारत में 3 सूचियाँ बताई गई, एक केंद्र सूची जिस पर केंद्र कानून बनाता है, एक राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बना सकता है, और एक समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य को दोनों को अधिकार है कि वे कानून बना सकता है, लेकिन अगर कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र का कानून ही प्रभावी होगा। लेकिन इसी के संदर्भ में यदि हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन करें तो अमेरिकी संविधान में सिर्फ एक ही सूची है, केंद्र सूची, और ये बात बताई गई है कि केंद्र सूची में जो विषय उल्लेखित नहीं है उन विषयों पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। और ये सूची बड़ी सीमित है और राष्ट्रीय महत्व के विषयों तक ही सीमित है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकी जो संघवाद है वह राज्यों के पक्ष में जुड़ा। और इसका एक ऐतिहासिक अनुभव है कि अमेरिका में जब 1787 में 13 राज्यों ने मिलकर एक संघात्मक शासन प्रणाली को जन्म दिया, यानी 13 राज्यों ने केंद्र सरकार की स्थापना की मिलकर। इस रूप में भारतीय संघात्मक व्यवस्था बिल्कुल अलग है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई और इस रूप में ये किसी समझौते का परिणाम नहीं थी कि राज्य आपस में मिल रहे हैं और एक केंद्रीय शासन को जन्म दे रहे हैं। अमेरिका में 13 राज्य आपस में मिल रहे थे और उन्होंने एक संविधान के माध्यम से एक केंद्रीय सरकार को जन्म दिया। 13 राज्य इकट्ठे हुए, उन्होंने एक संविधान बनाया और उन 13 राज्यों ने ये निर्णय लिया कि हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं, 13 राज्यों के समान रूप से जो महत्व विषय है वो उसका निर्धारण केंद्रीय सरकार करेगी। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए भारत में संघवाद किसी समझौते का परिणाम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार संविधान में नहीं रखा गया है। मैं आपको बता रहा था कि पिछले व्याख्यान में कि यूएसएसआर भूतपूर्व सोवियत संघ में राज्यों को ये अधिकार दिया गया था कि वह संघ से अलग हो जाए, परंतु ये अधिकार प्रतीकात्मक ही था, क्योंकि सोवियत संघ की, भूतपूर्व सोवियत संघ की जो निरंकुशात्मक व्यवस्था थी उसमें राज्यों के लिए कल्पना करना भी असंभव था। तो अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था और भारतीय संघात्मक व्यवस्था में बड़ा अंतर है। भारत में अगर मूल रूप से संघात्मक व्यवस्था के लक्षणों को देखा जाए, वहाँ पर भी शक्तियों का विभाजन किया गया है, यद्यपि उसमें वहाँ पर एक ही लिस्ट है और संघीय सूची है। भारत में 3 सूचियाँ हैं। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित है जो राज्य और केंद्र के मध्य संघर्षों का समाधान करने में का काम करती है। तो संविधान की सर्वोच्चता, एक लिखित संविधान मौजूद है अमेरिका में जैसा भारत में। तो ये तीनों तत्व तो बराबर है, लेकिन अब अंतर क्या आता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप, कि एक व्यक्ति जो अमेरिका का भी नागरिक है और साथ ही साथ जिस प्रांत में रह रहा है, जिस राज्य
में वो रह रहा है उसका भी नागरिक है। भारत में नागरिकता एकल अपनाई गई है कि भारत में जो राज्य नागरिक है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वे राज्यों का नागरिकता का सिद्धांत भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, यानी भारत में एकल नागरिकता है। हम सब भारत के नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, ना कि अपने राज्यों के नागरिकों के लिए, अपने अपने जिन राज्यों में हम रह रहे हैं। अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग है और अमेरिका संघ की नागरिकता अलग है। तो इस तरह दोहरी नागरिकता। दूसरा संदर्भ है जो द्विसदनात्मक विधानमंडल से जुड़ा हुआ है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे भारत में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि स्पष्ट होते हैं जो राज्यों की विधानसभा से चुनकर आते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि उनकी संख्या निश्चित की गई है कि एक राज्य से कितने व्यक्ति चुनकर आएंगे, और वे अलग अलग राज्यों के आकार के अनुसार वे ज़्यादा और कम है। जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य भी ज़्यादा चुन के आएंगे, तो राज्यसभा सदस्य भी ज़्यादा ही चुनकर आएंगे। इसी रूप में सिक्किम छोटा प्रदेश है तो वहाँ पे लोकसभा सदस्य की संख्या कम होगी, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कम होगी। यानी हमने जनसंख्या को आधार माना, राज्य का क्षेत्र को आधार माना। लेकिन अमेरिकी संविधान इस रूप में अलग है कि वहाँ राज्य छोटा हो या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रत्येक राज्य को उनका जो द्वितीय सदन है सिनेट, उसमें 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। यानी वो फिलाडेल्फिया जैसा बड़ा राज्य भी हो सकता है और कोई बहुत छोटा सा राज्य भी हो सकता है जहाँ पर, लेकिन दोनों राज्यों को सीनेट यानी द्वितीय सदन, वहाँ पर प्रथम सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है यानी प्रतिनिधि सभा, और द्वितीय सदन को सीनेट कहा जाता है, और जिसके सदस्यों की संख्या 100 है। तो हर राज्य से वहाँ 2 व्यक्ति ही भेजे जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, चाहे वो राज्य उस राज्य का आकार कितना ही बड़ा हो। ये इसलिए है कि संघात्मक व्यवस्था में राज्यों में एकरूपता स्थापित की गई है, यानी भारत में राज्यों में एकरूपता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया है। हम ये मानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधि ज़्यादा चुनने का अधिकार है, जबकि अमेरिकी जनसंख्या क्षेत्र के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधि ज़्यादा चुनने का अधिकार है, क्योंकि अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में जनसंख्या को ना मानकर ये माना गया, या क्षेत्र को ना मान के ये माना गया कि सभी राज्य एक को 2 ही व्यक्ति सीनेट यानी उच्च सदन में भेजने का अधिकार है। एक दूसरी बात और है कि जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था से बिल्कुल अलग है अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था, कि अमेरिका में, भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य था जहाँ पर 370 विलोपित होने से पहले जिसका अपना एक पृथक संविधान था। लेकिन अमेरिकी संविधान इस रूप में महत्वपूर्ण है, या अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था इस रूप में महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में हर प्रांत का अपना एक संविधान बनाया गया है, और ये निर्णय किया है कि हर राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, परंतु इस पर 2 शर्तें रखी गई। वो शर्त ये कि राज्य जो भी संविधान बनाएंगे वे केंद्र के संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, और दूसरा वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी जो भी संविधान बनाया जाएगा वो गणतंत्र के सिद्धांतों का पालन करेगा, कोई और व्यवस्था नहीं अपना सकता। तो ये 2 सिद्धांत चेक हैं संविधान निर्माण पे। बाकी राज्यों को ये अधिकार स्थापित है, राज्यों को ये अधिकार है कि वे अपना संविधान बना सकते। और साथ ही साथ जो भारत के संदर्भ में, भारत में केंद्र की संसद को राज्यों की सीमाओं, नाम, क्षेत्र को में घटाने बढ़ाने का, उस क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, उस क्षेत्र को बढ़ाने और घटाने का अधिकार दिया गया है। और साथ ही साथ ये बात भी कही गई है कि राज्य 2 राज्यों में से अलग अलग भागों को निकाल के एक नया राज्य बना सकता है, और ये काम संसद अपने सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत का अर्थ ये है 50 में से 51 व्यक्ति मिलकर 100 में से 51 व्यक्ति सामान्य बहुमत का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि संसद, भारत में संसद अपने सामान्य बहुमत से किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर सकती है, उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, उसके क्षेत्र को घटा सकती है, उसके सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है, या राज्यों में से उनके कुछ भागों को पृथक करके एक नया राज्य बना सकती है। ये अधिकार भारत में संसद को प्राप्त है, और ये सामान्य बहुमत से ही ये काम कर सकती है। बस इस पर 2 शर्तें भारतीय संविधान लगाता है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, और दूसरा